देश को ही तोड़ने की बड़ी चाल चली जा रही है। क्या जिस प्रदर्शन के नाम पर अलग अलग शहरों में लाखों लोगों को परेशान किया गया, उसके पीछे पैसे का बड़ा एंगल है? आज हम खुलकर यह सवाल उठा रहे हैं, क्या नागरिकता कानून के खिलाफ देश में चल रहा प्रदर्शन बिकाऊ है? पैसे बांटकर इस प्रदर्शन को हवा दी जा रही है, क्योंकि इस बड़े सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। खबर यह है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी की जांच में इस बात का पता चल गया है कि पीएफआई ने नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन के लिए भारी फंडिंग की है। लेकिन इसी बीच प्रदर्शन के नाम पर देश को तोड़ने वाली सोच का जिंदा सबूत आज हमारे हाथ लग गया है। आज ये सबूत हम आपके सामने लाइव पेश करेंगे, क्योंकि अब सरकार के साथ साथ इस देश के सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ जिहादी सोच वाले लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं और साथ ही देश के टुकड़े करने का भी प्लान पेश किया जा रहा है। कैसे असम को इस देश से अलग किया जाएगा? शर्जील इमाम कह रहे हैं कि हम असम से भारत को अलग कर देंगे, और आफरीन फातिमा कह रही है कि हमें ना तो सरकार पर भरोसा है ना ही सुप्रीम कोर्ट पर। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। देश तोड़ो ब्रिगेड पर सबसे बड़ा खुलासा। देखिए कैसे इस देश के अंदर कहा जा रहा है कि आसाम को हम तोड़ देंगे, एक कह रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं मानते। सोचिए ये लोग इस देश को कहां लेके जा रहे हैं। क्या 1947 रिपीट करने की कुछ लोगों की कोशिश है? आज का आर-पार इस पर और बहुत बड़ा खुलासा, कुछ नेताओं के नाम भी सामने आए हैं। मुझे बताओ उनकी वोट बैंक कहां बैठी है? जोर से बोलो, कहां बैठी है? मैं आज आप सब लोगों के जरिए निवेदन कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं गृह मंत्री अमित शाह जी को, पीयूष गोयल जी को, रविशंकर प्रसाद जी को, जितने इनके बड़े बड़े नेता हैं, सबको जाना चाहिए शाहीन बाग, जाके उनसे बातचीत करनी चाहिए और बातचीत करके वो रास्ते खुलवाने चाहिए। क्या इस देश को तोड़ने के लिए सुनियोजित साजिश रची गई है? आज ये देश की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि आज हम सीएए विरोधी आंदोलन पर कई विस्फोटक खुलासे करने वाले हैं। खुलासा नंबर 1, सूत्रों के मुताबिक ईडी की जांच में पता चला है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और रिहैब इंडिया फाउंडेशन ने सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के नाम पर 134 करोड़ का फंड दिया है। खुलासा नंबर 2, सूत्रों के हवाले से यह दावा भी किया गया है कि पीएफआई ने कांग्रेस नेता और वकील कपिल सिब्बल को 77 लाख, वकील इंदिरा जयसिंह को 4 लाख और दुष्यंत दवे को 11 लाख रुपए दिए हैं। हादिया का केस हुआ था और वो हुआ था 2017 में, उसमें मैं वकील था और उस केस में जब भी मैंने पेश हुआ, मैंने बिल भेजा, अपने एडवोकेट को बिल दिया और वो प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए था। तो मुझे ख्वाब आना था कि अमित शाह जी होम मिनिस्टर बनेंगे, फिर सीए पार्लियामेंट में पेश होगा, फिर सीए पास होगा। उधर इंदिरा जयसिंह और दुष्यंत दवे ने पूरे आरोप को निराधार बताया। खुलासा नंबर 3, अब जरा विरोध के नाम पर देश को बांटने वाली ये सोच भी देख लीजिए। जरा देखिए जेएनयू के छात्र नेता शर्जील इमाम और आफरीन फातिमा की ये जहरीली सोच। 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुनेंगे। हमारा कोई भरोसा ही नहीं है किसी चीज पे, ना हम सरकार पे भरोसा कर सकते हैं, ना हम सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा कर सकते हैं। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने दिल को फांसी पे चढ़ाया था। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो आज पता चलता है कि अफजल गुरु का पार्लियामेंट अटैच में कोई हाथ नहीं था। ये वही सुप्रीम कोर्ट है तो मस्जिद गिराना गलत था और फिर बोलती है कि यहाँ पे मंदिर बनेगा। एक नारी शक्ति की वीडियो आज हमने देखा है, किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट पे भी वो विश्वास नहीं कर रही। और इन सब के बीच कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ शाहीन बाग के साथ खड़ी है। कमल के निशान पर बटन जरूर दबाओ, मगर इतने जोश के साथ दबाओ कि बटन यहाँ दबे, असर इसका शाहीन बाग पर हो जाए।
वो तो शहीन बाग दूसरा- के भी साथ खड़े हैं। दूसरा मनीष उदाहरण- सिसोदिया ने हमारे मंच पे बोला, अरविंद केजरीवाल ने बोला कि हम शहीन बाग के साथ खड़े हैं। मैं क्या कह रहा हूं ना जी। वह हर उस कार्य के हर उस गतिविधि के साथ खड़ा होगा जो भारत विरोधी होगा और जो संविधान विरोधी होगा। ये इनकी प्रवृत्ति बन चुकी है। सवाल यह है कि क्या देश को तोड़ने के लिए चौतरफा साजिश रची गई है? क्या सरकार को घेरने के नाम पर देश को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। देश तोड़ो ब्रिगेड पर विस्फोटक खुलासा। खुलासा है, सुनिए। देश तोड़ो ब्रिगेड पर जो खुलासे का विश्लेषण है वो जरूर सुनिए। नागरिकता विरोधी प्रदर्शन में सामने आया पैसे का बड़ा कनेक्शन। विरोध के नाम पर देश बांटने की साजिश का हुआ पर्दाफाश। असम को भारत से अलग करने की सोच भी सामने आई। आफरीन फातिमा ने कहा, ना सरकार पर ना सुप्रीम कोर्ट पे हमें भरोसा है। तो क्या शरीयत से देश को चलाना चाहते हैं? कांग्रेस और आप खुलकर शहीन बाग के समर्थन पे है। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं और बीजेपी के बड़े नेता और होम मिनिस्टर अमित शाह कह चुके हैं कि बटन ऐसा दबाओ कि करंट शहीन बाग तक जाए। क्या विरोध के नाम पर देश को अस्थिर करने की एक बड़ी साजिश हो रही है? आज इसी पर होगी आर पार की बहस। मैं सीधा रुख करता हूं अपने पैनल का। मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा हैं, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं इस विषय पर, बीजेपी के कद्दावर नेता प्रवक्ता। मेरे साथ इस चर्चा में शुभ्रास्त्रा जुड़ रही हैं जो कि जानी मानी लेखिका है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत बेबाकी के साथ रखती है। मेरे साथ निशांत वर्मा है, ये कांग्रेस की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। मैं कह सकता हूं ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह का खुलकर विरोध करते हैं। मैं आगे बढ़ता हूं। सुबुही खान है, जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता। तस्लीम रहमानी मेरे साथ जुड़ेंगे, अध्यक्ष एमपीसीआई के। साथ ही मेरे साथ शोहिब जमाई जुड़ेंगे जो कि शहीन बाग के मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। लेकिन संबित पात्रा, शहीन बाग भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी एजेंडा हो गया है या फिर वाकई आप लोग चिंतित हैं इसको लेकर? क्योंकि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि पीयूष गोयल, अमित शाह, रविशंकर प्रसाद या फिर आप क्यों नहीं जाते शहीन बाग उन बेचारों से मिलने के लिए? देखिए अमीश भाई, जहां तक तौहीन बाग का सवाल है, तौहीन बाग हमारे लिए कोई इलेक्शन का मुद्दा नहीं है। पूरे मैं उसे तौहीन बाग ही बोलूंगा। किस लिए बोलेंगे आप एक जगह को तौहीन बाग? क्या कारण है इसके पीछे? क्यों नहीं बोलूंगा? जहां देश तोड़ने के नारे लगते हो, जहां पर एक कम्युनल फ्लेयर अप करने की कोशिश की जाती हो, जहां पर एक पत्रकार को मारा जाता हो, वो तौहीन है हमारे देश के संविधान के लिए। मैं उसे तौहीन बाग ही बोलूंगा, आपको चाहे आपत्ति हो चाहे नहीं हो। तौहीन बाग में जहां तक लोकतंत्र की बात आप कर रहे थे, जहां तक आप ये कह रहे थे कि क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव का विषय है, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए चुनाव का विषय होना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। चुनाव में चुनने से पहले कौन सरकार में आएगा, उससे पहले ये सोचना चाहिए कि कौन तौहीन बाग के साथ है और कौन तौहीन बाग के साथ नहीं। ये तो क्या होता है इस तौहीन बाग में? मनीष सिसोदिया ने बोला वो शहीन बाग के साथ खड़े हैं, अरविंद केजरीवाल शहीन बाग के साथ खड़े हैं। कांग्रेस के तो कई नेता शहीन बाग की तरफ जा भी चुके हैं और खड़े भी हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहा हूं। आपकी सरकार है, गृह मंत्री अमित शाह है, कद्दावर नेता है आपके, क्या आप लोग शहीन बाग में नहीं उठा सकते उन लोगों को? देखिए, तौहीन बाग के लिए पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कहा था कि आप बातचीत कर लीजिए। दिल्ली पुलिस, जो आप कहते हैं कि अमित शाह की पुलिस है, बीजेपी की पुलिस है, दिल्ली पुलिस गई थी। तौहीन बाग के जितने भी ऑर्गेनाइजर्स थे उनके साथ बैठ के बातचीत हुई, इन्होंने साफ मना कर दिया। आप अगर चाहते हैं कि वहां लाठीचार्ज हो, टियर गैस हो और उसके बाद उनको खाली किया जाए, यही ये लोग चाहते हैं। ये तौहीन बाग वाले चाहते हैं कि वहां लाठीचार्ज हो, फिर ये यूनाइटेड नेशन में कंप्लेन करेंगे, फिर ये पूरे विश्व में दौड़ दौड़ के वॉशिंगटन पोस्ट, इकोनॉमिस्ट, ये सब कलम उठा के बैठे हुए हैं। जिस दिन लाठी चार्ज होगी बोलेंगे देखो नरेंद्र मोदी हिटलर है, मुसलमानों के ऊपर आक्रमण कर रहा है। ये इसीलिए बैठे हुए हैं। आपको क्या लगता है ये तौहीन बाग में जिस प्रकार के नारे लग रहे हैं, ला इल्ला इल्ला, नहीं तौहीन बाग क्या? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्या नारे लगे? नहीं, तौहीन बाग क्या बात करें? शर्जील इमाम ने क्या बोला? उन्होंने बोला असम को भारत से अलग कर देंगे। सुनिए, आफरीन फातिमा ने क्या बोला? मैं आता हूं आपके पास वापस। सिर्फ शहीन बाग की बात नहीं है, नहीं अमीश भाई, ये आग आगे तक फैल रही है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक गई, जेएनयू तक गई। एक लाइन बोल के मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। 10 सेकंड। एक लाइन बोल के मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।
अमीश भाई याद रखिए, ये जो तौहीन बाग है ये कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है, ये आज एक सोच बन चुकी है। चाहे एएमयू हो, चाहे जेएमयू हो, जेएनयू के कुछ हिस्सा हो, और आज पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र में ये जो तौहीन बाग खोलने की कोशिश की जा रही है, ये जो दुकान है देशद्रोह की दुकान है, एंटी नेशनलिज्म की दुकान है। सख्ती के साथ इसको डील करना पड़ेगा, वरना ये लोग घर के अंदर घुस के मारेंगे। सावधान, मैं कहता हूं जगो हिंदुस्तान जगो, वरना ये लोग जो आज तौहीन बाग में बैठे हैं इनकी हिम्मत बढ़ेगी और ये घर के अंदर घुस के मारेंगे। तब मत कहना कि हमने नहीं कहा था जगने के लिए। ठीक है, आप किसको इशारा कर रहे हैं वो भी पब्लिक समझ रही है, लेकिन क्या तस्लीम रहमानी आज पीएफआई को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ? पहले तो आप समझाइए, पीएफआई के साथ आपका रिश्ता क्या है? What relation you have with PFI? You should clear it on air today. क्या संबित पात्रा का इस देश से कोई रिश्ता है? पीएफआई से किसका क्या रिश्ता है वो इतना कंसर्न नहीं रखता। संबित पात्रा का क्या संविधान से देश से कोई रिश्ता है? या पाकिस्तान से है? पाकिस्तान से है ना? पाकिस्तानी है ना? जापान से है, मैं जापानी हूँ भैया, मैं जापानी हूँ, मैं इंडियन हूँ ही कहाँ, मैं जापानी हूँ। चलिए मैं तो जापानी हूँ, आप क्या है बताइए? बाबर के पोते आके मेरा देश का, अरे भैया मेरा आई कार्ड मत देखो, भारत के बाबर के पोते हो, बाबर के पोते, भारत के संविधान को मैं तो जापानी हूँ, भारत के संविधान की जो रक्षा करना चाहते हैं उनको हमें कुछ नहीं कर सकते, संविधान का रक्षा, वो तो इसीलिए लाए ना संविधान की रक्षा करने चले जापानियों को, इसीलिए लाए को काट करके, इसीलिए लाए कि आप जैसे जापानियों को भारत के जो घुसपैठिए हैं, भारत जापान के चक्कर में पड़ गए। अपनी बात को रखिए, संबित पात्रा ने आपको उलझाया, आप उलझ गए, आप जापान के चक्कर में पड़ गए। इसीलिए जापान का क्या लेना देना सीए से भाई? मैं नहीं उलझा, मैंने संबित पात्रा ने सच बोला, ये भारतीय नहीं जापानी है और इसीलिए विरोध कर रहा है। शाहीन बाग इसीलिए खड़ा हुआ है, शाहीन बाग तो शाहीन बाग तौहीन बाग जो संबित पात्रा कह रहे हैं, शाहीन बाग आप कह रहे हैं इसलिए खड़ा हुआ है। शाहीन बाग में ये शर्जील इमाम क्यों खड़ा हुआ है? शाहीन बाग की सोच वाला ये शर्जील इमाम क्यों खड़ा हुआ है? आप तस्लीम रहमानी सवाल सुनिए फिर रिएक्ट करिएगा। एक सेकंड रुकिए, पीएफआई ने किसको पैसे दिए? पीएफआई ने किसको पैसे दिए वो सुना? पीएफआई ने किसको पैसे दिए? कपिल सिब्बल को पैसे मिले, हालांकि वो कह रहे कि मैंने किसी और केस के लिए पैसे दिए थे, उस केस के लिए नहीं था। इंदिरा देश सिंह को पैसे मिले, लेकिन आप मुझे बताइए, ये दिल्ली का इलेक्शन हार रहे बहुत बुरे तरीके से। ठीक है, आप इलेक्शन पे लग रही है, मुझे देश इंपॉर्टेंट है मेरे लिए इस समय। एक सेकंड, हम इलेक्शन के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो दुकान बंद कर दीजिए शाहीन बाग का। पीएफआई का बुर्का पहन के इलेक्शन जीतना चाहते हैं। नहीं, आप तौहीन बाग बुर्का, अच्छा बुर्का पहना पीएफआई का इलेक्शन जीतना चाहते हैं। दुकान, अरे बुर्का पहना, बुर्का ही पहनते हो भैया। अरे भैया तुम बुर्का पहने बगैर जी नहीं सकते, हम क्यों बुर्का जी नहीं सकते। 100 साल से बुर्का ही पहन के जिए हो, तुम्हारे नकाबे तो अब चेहरों से लोगों ने हटाई है। शाहीन तो आप अपना दुकान बंद कर दीजिए शाहीन बाग वाला, इसलिए परेशान हो रहे हो ना। ये जापानियों के चेहरे से नकाब नोच लिए शाहीन बाग की हमें फायदा हो रहा है। नहीं, आपको अगर लगता है हमें फायदा हो रहा है तो दुकान बंद कर दीजिए ना शाहीन बाग का जो दुकान खोल रखा है। ये जो एंटी नेशनलिज्म का दुकान खोल रखा है, एक सेकंड मुझे सीधा रुख करना पड़ेगा शोएब जमाई का। एक सेकंड शोएब जमाई कोशिश कर रहे हैं, आपको कोई फायदा नहीं हो रहा। अमीश देवगन के उठाने से मैंने तो आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब तो दे नहीं रहे। मैंने तो चुनाव की बात नहीं करी, मैंने बोला पीएफआई से आपका क्या रिश्ता है? आप कह रहे पीएफआई का बुर्का डाल के बीजेपी चुनाव जीत रही है, तो आपने पीएफआई का बुर्का डाला क्यों हुआ है? बुर्का उतार दीजिए और बाकी मोहतरमा को क्यों डाला हुआ इंदिरा जय सिंह को, उनका बुर्का भी उतार दीजिए। शांत रहिए, आवाज डाउन करिए। पीसीआर देखिए, ऐसे बहस नहीं हो सकती, एक एक करके सब अपनी बात रखें। मैं आपसे बार बार एक सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब आपने नहीं दिया, या तो आप सुनना नहीं चाहते। ये शर्जील इमाम, इसने जो बात बोली हम आसाम को अलग कर देंगे भारत से, बस कुछ ही देर की बात है, और अगर हमेशा के लिए नहीं तो 1-2 महीने के लिए तो आसाम को हिंदुस्तान से अलग कर ही देंगे। और दूसरी मोहतरमा कह रही है आफरीन फातिमा, वो कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट पे हमें यकीन नहीं है, हमें भारत की सरकार पे यकीन नहीं है, राम मंदिर इन लोगों ने बनवा दिया। क्या चाह क्या रहे हैं आप देश के अंदर? सुप्रीम कोर्ट को आप नहीं मानेंगे, सरकार को आप नहीं मानेंगे, मीडिया को आप नहीं सुनते, किसको सुनेंगे फिर? लोकतंत्र में भारत के यकीन है क्योंकि संविधान की लड़ाई तो आप लड़ते हैं, लेकिन आपके पढ़ाए हुए बच्चे
क्या कर रहे हैं? नेशनल एंथम इन्होंने 50 साल नहीं गाया, इन्होंने डिबेट इसके ऊपर है, नेशनल एंथम के ऊपर है। इनके पास आइडियोलॉजी, ये तो आपको तोड़ने गुस्सा वाले। भी नहीं आ रहा शर्जील इमाम पर, भगवा के आगे किसी चीज को अहमियत नहीं गुस्सा दी। भी नहीं आ रहा शर्जील इमाम पर। आप आफरीन फातिमा पे कुछ नहीं बोलेंगे जो लोग कह रहे हैं कि हम भारत के सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। तस्लीम रहमानी जो ये कहते हैं कि हम तो भारत का संविधान बदलने आए हैं, मुझे अभी उन पे किसकी गुस्सा बात है? है? शाहीन बाग को उन पे गुस्सा है, प्रधानमंत्री ने पूरे क्या देश बोला? को उन पे गुस्सा है। देखिए, जो ये कहते हैं देखिए, आंखें बंद मत करिए। तस्लीम रहमानी आंखें खोलना अमीश देवगन जानता है, सवाल का जवाब दीजिए। मुझे गुस्सा उन पे है जो भारत के संविधान के साथ कहते हैं कि इस देश में सिविल वॉर लाएंगे। शर्जील इमाम पर एक हम तो संविधान के साथ 70 साल से हमारी तो 70 साल की बात नहीं है ये शर्जील इमाम की बात है। जवाब दो इस बात का। इन जापानियों से पूछो, इन जापानियों से पूछो इन्होंने संविधान को कब इन्होंने नकारा है, कैसे नकारा है। हमारी तो सब देख सके ये जापान की डिबेट नहीं है। बाबर से लेकर अब तक आप संविधान के साथ थे। जापान से आए हुए लोग हैं। शुभ राष्ट्र, बाबर से लेकर अब हम हमेशा रहे, बाबर से लेकर अब तक, बाबर से हमेशा लेकर शुभ राष्ट्र दिन निशांत वर्मा। ओके होल्ड ऑन एंड देन हमेशा रहे हैं। ओके शोएब जमाई भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नमन किया। शुभ राष्ट्र, ये दो युवा हैं शर्जील इमाम और आफरीन फातिमा। मैं बार बार इनका बयान बोलकर समय वेस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन इन्होंने जो कुछ बोला, एक आसाम को काटना चाहता है भारत से, दूसरी कहती है कि सुप्रीम कोर्ट को हम नहीं मानते, हमारा भरोसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट पे ना सरकार पर। देखिए आमिश देवगन जी, बहुत लोग ऐसे हैं जो लगातार मीडिया में जब से शाहीन बाग का प्रोटेस्ट शुरू हुआ है तब से कह रहे हैं कि जिसमें मैं भी इंक्लूडेड हूं कि ये जो प्रोटेस्ट है वो एंटी सीएए प्रोटेस्ट नहीं है, ये इस्लामिक कैलिफेट के जस्टिफिकेशन का प्रोटेस्ट है। मैं मानती हूं कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े होंगे जिनकी मंशा केवल और केवल एंटी सीएए रही होगी, लेकिन वो लोग ना आज तक अपना एक ब्लूप्रिंट लेकर आ पाए कि उनको सीएए के किस क्लॉज से क्या दिक्कत है, ना ही वो ये सिद्ध कर पाए कि किस इंडियन मुस्लिम्स को, भारत में रहने वाले किस मुसलमान को सीएए जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उससे दिक्कत है। इस प्रोटेस्ट का चेहरा कौन है? इस प्रोटेस्ट का चेहरा पहली शीरो, जिनको बरखा दत्त ने शीरो बनाया, लदीदा थी, और लदीदा के फेसबुक पोस्ट और उनकी वैचारिकी को हम सब जान चुके हैं, समझ चुके हैं। उसके बाद जो दूसरा जो झटका लगा शाहीन बाग को, वो किससे लगा? वो अभी आपके शर्जील इमाम से लगा, और उसके पहले तमाम उन लोगों से लगा जिन्होंने लगातार इस्लामिक कैलिफेट की बात की है। आज पीएफआई का लिंक सामने आया है और मैं हैरान हूं कि तस्लीम रहमानी जी पीएफआई के लिंक के बारे में बात करने के बजाय बेशर्म तरीके से उसको डिफेंड किए जा रहे हैं। ये वही पीएफआई है साहब जिसको केरला पुलिस ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है। ये वही पीएफआई है साहब जो, चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस हो, वो लव जिहाद का केस हो, वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन का केस हो, वो राइटिंग का केस हो, मैं आपके सवालों का जवाब देने नहीं बैठी। सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार तो बीजेपी की है, केरल की कैबिनेट से ही उत्तर प्रदेश की सरकार बीजेपी की है, और अगर आप आप फिर सेंटर भी में इस बीजेपी बदतमीजी के के पास साथ बात बीजेपी करेंगे तो की मैं है, चुप हो जाऊंगी। आपके पास कौन सा एविडेंस है? नेताओं को ही मंच तस्लीम रहमानी, ये तरीका नहीं है। वो आपने बात रखी तो वो बीच में नहीं बोली, उनको 10 सेकंड दे दीजिए। आप झूठ की बुनियाद पर इल्जामात लगाते हैं। केरल में किसकी सरकार है जिन्होंने, केरल में किसकी सरकार है जिन्होंने उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना? बीजेपी की किसी और की? केरल में किसकी सरकार है तस्लीम रहमानी? एक सेकंड ऑडियो। इलेक्शन के लिए अगर आप मजाक देंगे, इलेक्शन के लिए मजाक बना देंगे, इलेक्शन के लिए आप सिर्फ एक तरफ देखेंगे, खेल रहे देश की, तो पढ़े लिखे लोग आपके डिबेट में नहीं आ पाएंगे। आई एम सॉरी टू से, ही हैज फीडर हैज टू बी डाउन। नहीं, आपका पढ़ा लिखा होना तो वैसे भी डाउटफुल है। आपका पढ़ा लिखा होना वैसे भी डाउटफुल है, और मैं खुद को पढ़ा लिखा मानता नहीं हूँ। आपके सवाल का अगर जवाब दे दे तो आपको पढ़े लिखे की बात हो जाती है। जवाब दे सके, और अगर मादा नहीं है तो इन नेताओं को मुंह बंद रखना सीखना चाहिए। आमिश जी, मैं उसमें एक बात और जोड़ना चाहती हूं। जी 30 सेकंड। शाहीन बाग को लेकर के जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और जिस तरह की बयानबाजी अभी तस्लीम रहमानी ने की, मैं उनको बताना चाहती हूं कि पीएफआई के ऊपर मेरे जैसे लोगों ने आक्षेप नहीं लगाया।
इस देश की संस्था ने आरोप लगाया है। और यह देश की वो संस्था है जो संविधान संगत संस्थाएं हैं। केरला पुलिस नरेंद्र मोदी के अंतर्गत नहीं आती। केरला पुलिस 2010 में भी मोदी सरकार के अंदर नहीं आती थी। जब पीजे जोसेफ का हाथ काट दिया गया था, एक शिक्षक का हाथ काट दिया गया था, उसके पीछे पीएफआई का हाथ था। तो ये मुझे टेररिज्म और पीएफआई का लिंक ना समझाएं। ये कपिल सिब्बल और कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ साथ देश के इंटेलेक्चुअल वर्ग और देश की जो मीडिया ठीक है, आपने अपनी बात को रखा। शोएब जमाई डिबेट कर रही है और वो जस्टिफाई कर रही है, उसकी बात है जिसको बोलना है। शोएब जमाई, जो पीएफआई का लिंक सामने आया वो तो हमने देखा, जिसमें कपिल सिब्बल को 70 लाख जो हालांकि कपिल सिब्बल उसको डिनाई कर रहे हैं कि मैंने पैसे किसी और चीज के लिए लिए थे, मुझे पता नहीं था कि पीएफआई का पैसा था ये, तो वो अपने तरीके से इस बात को रख रहे हैं। लेकिन मैं आपके पास आता हूं, ये शाहीन बाग, क्या आपको लगता है आप लोगों ने शाहीन बाग को शुरू किया एक आंदोलन के लिए, लेकिन ये अब इस्लामिक लड़ाई बन गया है? जिस तरह से शर्जिल इमाम, आफरीन फातिमा ये लोग बोल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल अमीश देवगन जी, बिल्कुल निराधार बात है। अगर इस्लामिक लड़ाई होती तो कल 5 लाख लोग शाहीन बाग में आकर के तिरंगा झंडा शान से नहीं फहराते और जनगण मन जो है खड़े होकर के गर्व के साथ नहीं पढ़ते। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के इतिहास में कभी ऐसा हुआ कि 5 लाख लोग इकट्ठे होकर के एक जगह जनगण। सर देखिए, ना मेरा नाम शर्जील इमाम है, ना कोई फातिमा है। मैं एक एक करके नाम बोलता हूं। शर्जील इमाम को आपने मंच दिया कि नहीं दिया? मणिशंकर अय्यर को आपने मंच दिया कि नहीं दिया? दिग्विजय सिंह को आपने मंच दिया कि नहीं दिया? देखिए, जिन्ना जैसी आजादी, जिन्ना वाली आजादी के नारे लगाए नहीं लगाए? और जब मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने सपोर्ट करा, आप और कांग्रेस दोनों हमारे साथ हैं, अब बीजेपी को हम सबक सिखाएंगे, ये कहा कि नहीं कहा गया मंच से? जी, मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं अमीश जी, अगर इजाजत हो तो? नहीं, सवाल तो मेरा पूछने का काम है, मेरा काम भी आप ही करेंगे तो आ जाइए फिर यहाँ पर। पत्रकारों को तो पीटे रहे हैं वहां पर। मैं जवाब दे दूंगा अमीश जी। ये बताइए, मैं आपको एक बहुत बड़ा पत्रकार मानता हूं और आपके लिए मेरा बहुत ज्यादा प्रेम है। मैं ये पूछता हूं कि अभी आपके ही डिबेट में संबित पात्रा जी ने एक भड़काने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि हिंदुओं जाग जाओ, ये मुसलमान तुम्हें मारने आ रहा है। अगर मैं ये बात कह देता तो आप हंगामा मचा देते, लेकिन आपने संबित पात्रा को कंडेम किया। मारने आ रहा है, बताइए कितनी झूठी बातें कर रहे हैं। ये आपने कंडेम किया, बताइए कितनी गंभीर बात है ये। एक राष्ट्रीय प्रवक्ता इस तरह की बात करे, दंगा करने वाला मुसलमान होता है ना? कंडेम नहीं किया। ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये भड़काने वाले लोग नहीं है। मैंने बिल्कुल सही बात कही। इन्होंने जो शाहीन बाग में दीपक चौरसिया को मार सकते हैं। मुसलमानों एक हो जाओ, मैं जवाब देता हूं। मुसलमानों एक हो जाओ, तुम्हें मारने जवाब देता हूं कोई, मैं जवाब देता हूं। हंगामा मचा देते। संबित पात्रा ने इतनी बड़ी बात कही, आपने उसको इग्नोर कर दिया। मैंने एक सेकंड मैंने क्या इग्नोर कर दिया? उन्होंने हिंदुस्तान की बात कही, उन्होंने हिंदू की बात नहीं करी। आपको हिंदुस्तान में हिंदू कैसे दिखाई दे देता है? कल को बोलिएगा एचएमटी भी हिंदू कंपनी है, कल को बोलिएगा ये सब चीजें, हिंदुस्तान लिवर भी हिंदू कंपनी है, ये सब चीजें आप लोग मजाक बना हुआ है। हिंदुस्तान को हिंदू नहीं, एक सेकंड मैंने बोलिए क्या जाता है? बोलने में टैक्स थोड़ी लगता है कोई। बोलिए एचएमटी का नाम नहीं लेंगे, हिंदवेयर का नाम नहीं लेंगे। हिंदवेयर क्या बीजेपी की कंपनी है? मत कीजिए, कमाल की बात है। डाइवर्ट तो आपने कर दिया, उन्होंने हिंदुस्तान का नाम लिया, आपने हिंदू से जोड़ दिया। के वकील हैं क्या? मानसिकता तो आपकी है। संबित पात्रा के वकील हैं क्या आप? मैं देश का वकील हूँ, मैं हिंदुस्तान का वकील हूँ, मैं हिंदुस्तान का वकील हूँ और हिंदुस्तान का वकील होने में मुझे गर्व है। मैं शाहीन बाग का वकील नहीं हूँ, बहुत ही उनकी बात में रख रहा हूँ, लेकिन मैं शाहीन बाग में मैं जो देश को तोड़ने की बात करता हूँ उसका वकालत बिल्कुल नहीं कर सकता। अमीश देवगन मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन देश तोड़ने वालों के साथ कभी नहीं होगा, उम्र नहीं होगा। चाहिए। एक सेकंड रुकिए, शोएब जमाई। भारतीय जनता पार्टी के नेता ऑफिशियल तौर पर कहते हैं कि हम मुसलमानों को कुत्ते की तरह मारते हैं, दूसरा कहते हैं कि हम मुसलमानों का सफाया कर देंगे। यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता बोलते हैं कि तुम हिंदुओं, तुम लोग समझ जाओ क्या क्या बात करते हैं। एक सेकंड वाली बात नहीं है। एक सेकंड मुझे इसका रिबटन, ठीक है, 30 सेकंड मेरे बढ़ती थी। सुबह बयानों पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए।
अगर ये शांत हो जाए तभी तो लोग सुन पाएंगे। दर्ज होनी चाहिए। देखिए मैं फिर से रिपीट करूंगा उस बयान को, और इनको जरा इनके साउंड को कम करिए ताकि लोग सुन सके मैं क्या बोलने वाला हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए मैं अभी भी रिपीट कर रहा हूं, ये लोग खुद कह रहे हैं कि केवल ये मुसलमानों का आंदोलन नहीं है, ये बहुत सारे लोग हैं इसमें। मैं अभी भी कह रहा हूं, जो लोग बस में आग लगा सकते हैं, जो लोग देश को तोड़ने की नारे दे सकते हैं, जो लोग कहते हैं 5 लाख मुसलमान इकट्ठा होकर चिकन नेक को काट देगा, उनसे अभी समय रहते सावधान हो जाना चाहिए हिंदुस्तान को, वरना ये वो खतरनाक लोग हैं जो घर में घुस के हमें मार भी सकते हैं। क्योंकि अगर इनका मंतव्य, इनका उद्देश्य देश के अलग अलग हिस्सों को काटना है, देश को तोड़ना है, तो इनसे सावधान होना ये हमारा कर्तव्य है। हमें जाग जाना चाहिए, बिल्कुल हिंदुस्तान को जाग जाना चाहिए उन लोगों से जो सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं करते हैं। हिंदुस्तान को जाग जाना चाहिए उन लोगों से जो आसाम को अलग करना चाहते हैं। हिंदुस्तान को जाग जाना चाहिए और सावधान होना चाहिए उन लोगों से जो फ्री कश्मीर चाहते हैं। हिंदुस्तान को इन लोगों से जाग जाना चाहिए, क्योंकि समय आने पर ये घर में घुस के मार भी सकते हैं, बिल्कुल मार सकते हैं आप, वरना आसाम को अलग कैसे करेंगे, वरना आप नॉर्थ ईस्ट को अलग कैसे करेंगे। ये जो अमित देसाई आए हैं वो घर में घुस के मारे, कहा भैया? क्या बात करते हैं आप? नहीं, आतंकवादी तो घर में घुस के मारते हैं। ये गलत मैं तो आतंकवादियों के बारे में बात कर रहा हूँ। आप आतंकवादियों के हमदर्द कब से बन गए हैं भैया? जो आतंकवादी कह रहे हैं कि आसाम को अलग कर देंगे, जो आतंकवादी कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे, वो आतंकवादी तो घर में घुस के मारेंगे। सिख आतंकवादी, मैं तो बोल रहा हूँ वो लोग आतंकवादी हैं जो आसाम को अलग करना चाहते हैं, वो लोग आतंकवादी हैं जो नॉर्थ ईस्ट को अलग करना चाहते हैं, वो लोग आतंकवादी हैं जो फ्री कश्मीर चाहते हैं, वो लोग आतंकवादी हैं जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मारना चाहते हैं। ये सब आतंकवादी हैं और इन लोगों से हमें सावधान होना चाहिए। और मैं अभी फिर से कहता हूं, इनसे सावधान हो जाइए, घर में घुस के मारेंगे। मैं शर्जील इमाम की मैंने बात करी, आफरीन फातिमा की मैंने बात करी, अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं शर्जील इमाम को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। सुबह का गलत बयानबाजी के लिए एक सेकंड, आपका एजेंडा पूरा हो गया तो बाकी कोई बोल ले। अब सुबह अमीश, एक आचार्य हनीफ शास्त्री जी हैं पद्मश्री, जो बटला हाउस में रहते थे, कल उनका इंतकाल हो गया मुझे पता चला। तो आप ये मानिए कि जब मैं उनको पुरसा देने के लिए कल शाम को गई हूँ बटला हाउस, तो मुझे पूरा अपना नकाब में चेहरा ढक के पूरे अपने आप को कवर करके वहाँ पे जाना पड़ा। इस तरह का उन्होंने माहौल बना रखा है वहाँ पे शाहीन बाग में, सारी सड़कें ब्लॉक्ड हैं, वहाँ पे पूरे बैनर्स, पोस्टर्स, पेंटिंग्स इस तरह की लगी हुई हैं जो पब्लिक ऑर्डर तो छोड़िए, मॉरलिटी, डिसेंसी, हर चीज़ को उन लोगों ने ताक पे रख रखा है। गाली गलौज वाले स्लोगन्स हैं, अभी मेरे फोन में फोटोज हैं, अभी बोलेंगे तो दिखा के एक्सपोज कर दूंगी। शुएब जमाई साहब और रहमानी साहब को बोलना चाहती हूं कि कबूतर की तरह आंख बंद कर लेने से कोई मौत आनी बंद नहीं हो जाती है। हम लोगों को एज मुस्लिम्स ये देखने की जरूरत है कि रैडिकल इस्लाम का जो विभत्स चेहरा हम इस देश में देख रहे हैं, इतने सीरियस इशू को आप लोग पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, ट्रिविलाइज कर रहे हैं। शर्जील इमाम ने कैसी स्टेटमेंट दी कि हम चिकन नेक को ब्लॉक कर देंगे, नॉर्थ ईस्ट उससे ब्लॉक हो जाएगा। ये चाइना की वॉर स्ट्रैटेजी है। हमें ये समझना चाहिए कि कौन उन युवाओं को बैठा के वो वॉर स्ट्रैटेजीज बता रहा है, देश के खिलाफ एक ट्रेनिंग दे रहा है। हमें आप कितनी गलत बात बोली। क्या आपने बोला दुबे जी की पत्नी हमें इस्लाम सिखा रही है? कितनी बेहुदा बात बोली, कितनी बेहुदा बात बोली। वो तो खैर देखिए, मुझे इनसे उम्मीद है ये एक्चुअली इनकी नजर में इस्लाम यही है, इस्लाम का यही चेहरा प्रेजेंट करते हैं, इसलिए आपकी वजह से बेगुनाह और एक्चुअली में स्पिरिचुअल आध्यात्मिक मुसलमान भी गाली खा रहा है आज के टाइम में देश में, आप जैसे मुसलमानों की वजह से। दूसरी बात बताइए, अफरीन फातिमा की स्टेटमेंट को इन लोगों ने झूठे मुंह भी कंडेम नहीं किया, जो कह रही है डेमोक्रेसी के हमारे 3 पिलर में से 2 पिलर को वो सिरे से नकार रही है। ना वो जुडिशरी को मानती है, ना वो एग्जीक्यूटिव को मानती है, यानी कि डेमोक्रेसी को ही नहीं मानती। तो क्या चाहते हैं वो? क्या तालिबानी शासन चाहती है? आप इतनी सीरियस थ्रेट को ऐसे उनको कंडेम कैसे नहीं कर रहे हैं? देश को तोड़ने वाले आप लोग फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, कभी आर्टिकल 51 है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी पढ़ लीजिए। देश की एकता और अखंडता के लिए आपकी एक जिम्मेदारी है, वो भी पढ़ लीजिए। अकबर
अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो स्टेटमेंट दी उसके खिलाफ आप कभी नहीं बोले। एक बात मैं आपको बताऊं, आप लोगों की संविधान है ना हमारे हाथ में कि देश के लिए आप में स्वामित्व वाली संविधान की किताब है मेरे हाथ में, अधिकार की बात करते हैं, यही हम रोजाना मोहब्बत नहीं है आपके अंदर, सौदा ये जो संविधान की किताब है आपके बीच में नहीं बोली थी वो। शोएब जमाई एक सेकंड, शोएब जमाई देखिए, पढ़ाइए। नहीं, भारत के संविधान में कहा लिखा है? एक सेकंड, जाने से पहले संविधान पढ़ लीजिए। एक सेकंड, शोएब खान एक सेकंड, शोएब जमाई ये संविधान आफरीन फातिमा और शर्जील इमाम को जरूर पढ़ाइएगा, बड़ा जरूरी है। आप ही के स्कूल में वो पढ़ रहे हैं और क्या कुछ बोल रहे हैं, वो देश के लिए खतरनाक है। शोएब जमाई साहब, फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक होते हैं, यही बता दीजिए मुझे, जो लेके बैठे हैं संविधान को बेइज्जत करने के लिए। एक सेकंड, आपके पैनल में बैठी हुई सुब्राष्ट्रा गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाती है, उनको पढ़ाऊंगा मैं ये कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब आप शर्जील इमाम को एक सेकंड, तुमने मेरे साथ गुंडों जैसी भाषा का व्यवहार किया, शुभ्राष्ट्रा को आने दीजिए। भाषा का व्यवहार किया, मैंने कभी जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए, और तुम जैसे माइंड योर लैंग्वेज, मुझे कुछ नहीं बोलोगे। माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज, शोएब जमाई, माइंड योर लैंग्वेज। आप बदतमीज किसी को बोल रहे हैं? उन्होंने आपको एक शब्द नहीं बोला। तो ये बदतमीज नेता इनको मनचले जो लड़के जैसा कह रहा है कि तुम आ जाओ शाहीन बाग में, हिम्मत कैसे होती है आप लोगों की नेशनल टेलीविजन पर आकर के इस तरह की गुंडागर्दी करने की? गॉड से जिंदाबाद के नारे लगाती हो। एक सेकंड, संविधान पढ़ाते शोएब जमाई ऑडियो डाउन करिए, शोएब जमाई का ऑडियो डाउन करिए। ठोक दूंगी। क्या बोला आपने? क्या आदमी है ये शोएब जमाई? क्या है इसकी औकात की हम लोग जैसे लोगों के साथ बात करने के लिए पैनल में बुलाया जाता है? कौन सी किताब लिखी है इसने? देश के तिरंगे में अपने आप को लपेटकर और संविधान की कॉपी अपने हाथ में रखकर जो इस्लामिक कैलिफेट का एजेंडा शामिल करने के लिए निकले देश में, मैं उनको भरी चेतावनी दे रही हूँ। ये देश की जनता अगर जाग गई, एक मिनट ये खड़े नहीं रह पाएंगे, एक मिनट खड़े नहीं रह पाएंगे ये लोग। फेक न्यूज के अलावा फैलाया क्या है तुमने? अरे तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, किया क्या है तुमने? तो ये शोएब जमाई आपने गलत भाषा का इस्तेमाल किया। तुम जाहिल आप किसी को जाहिल नहीं बोलेंगे मेरी बहस के अंदर। फौज हो तुम, ये जाहिलों की नेता है। मेरे ऊपर फेक न्यूज फैलाई, गॉड से जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। कहाँ बोला? सुब्राष्ट्रा ने गॉड से जिंदाबाद, झूठ बोल रहे हैं आप। कहाँ बोला? वीडियो दिखाइए, वीडियो दिखाइए, मैं लाइव चलाऊंगा और सुब्राष्ट्रा से सवाल पूछूंगा। झूठ बोल रहे हैं आप। अरे डिबेट में आते तो कुछ भी बोलेंगे आप लोग। शर्जील इमाम पर बोलती बंद हो गई, होठ सिल गया, जिसने बोला आसाम को भारत से अलग कर दूंगा मैं। ये तस्लीम रहमानी आपकी एक और स्टूडेंट कहती है कि सुप्रीम कोर्ट में यकीन नहीं है, राम मंदिर बनवा दिया इन्होंने। जहानाबाद आ रही हूँ, तस्लीम रहमानी को इन्होंने बेशर्म में जाकर उसका विरोध करूंगी। लगा दो पीएफआई का पैसा, शर्जील इमाम तुम्हारा ही आदमी है, उसी जगह एक्सपोज करूंगी शर्जील इमाम को। अरे तुम्हारा ही आदमी है वो, तुम्हारा ही आदमी है वो। तुम लोग रहने दो, जिस दिन देश की जनता जाग गई, तुम लोगों के एजेंडे को बेनकाब करके मानेगी। सुब्राष्ट्रा तुम्हारे आदमी हो। के साथ इस आप लोग मेरे को कन्हैया मत समझना। अगर तुम जैसे लोग, अरे कन्हैया मत समझना कि कुछ भी बोल के निकल जाओ। सभा में आओगे तो तुम लोगों को बेइज्जत किए बिना भेजेंगे नहीं। ओ जाहिलों की अम्मा, एक सेकंड, माइंड योर लैंग्वेज। होल्ड ऑन शोएब जमाई, किसको बोल रहे हैं आपने जाहिलों की अम्मा? किसको बोला? आपने बिल्कुल तमीज नहीं है, कमाल की बात है। अगर आपको किसी को जाहिल बोलना है तो आप उसको बोलिए जो देश के खिलाफ बोल रहा है। आफरीन फातिमा के खिलाफ एक शब्द निकला, आप कह रहे हैं एक फेलो पैनलिस्टों को जाहिलों की अम्मा। मदीना पे चुप्पी साध ली, पीएफआई के पैसे पे आप चुप हैं। आप लोगों की हिम्मत होती है कि एक सेकंड, निशांत हमारे जैसे लोगों के लिए फेक न्यूज़ फैलाएं। निशांत, आई एम सॉरी, मैं आपके पास काफी लेट आ रहा हूं 28 मिनट बाद, लेकिन मजबूरी आप समझ सकते हैं। और शोएब जमाई, आपको इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। जो शाहीन बाग के साथ नहीं खड़ा उसको आप उनको आप गुंडागर्दी से शाहीन बाग के साथ खड़ा करवाएंगे? कोई लिमिट होती है। कपिल सिब्बल का आज नाम सामने आया, पीएफआई से 70 लाख रुपए मिले केस के सिलसिले में। हालांकि वो कह रहे हैं कि मुझे इसका आइडिया नहीं था कि पैसा कहां से आ रहा है, केस कोई और था, लेकिन ये तमाम चीजें। इंदिरा जयसिंह का नाम सामने आया, उसी बीच में शर्जील इमाम ने जो बोला वो सामने आया। निशांत वर्मा, क्या वाकई जो शाहीन बाग के साथ है
वही सही है, जो देश के साथ है वो सही नहीं है, ये एजेंडा होगा? 2-3 बातें रखूंगा, धन्यवाद आपने समय दिया। पहली चीज तो ये कि जो कपिल सिब्बल वगैरह के नाम आए हैं वो एलिगेशन हैं ईडी के, अभी आगे देखते हैं उसमें क्या निकल के आता है। मैं उस पर कोई टिप्पणी करूं उसका कोई सेंस नहीं बनता। दूसरी बात ये कि हाँ, एक बात ज़रूर है कि शर्जील वगैरह जो ये इन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं इसको तो मैं कतई एक्सेप्ट नहीं कर सकता और ये गलत है। वो बात और है कि उन दोनों का जो आपने नाम बताया, आफरीन और शर्जील, इन्होंने ये स्टेटमेंट्स शाहीन बाग में नहीं दिए, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। नहीं मुझे पता कहाँ दिए स्टेटमेंट। हाँ, तो फिर वहां नहीं दिया एक स्टेटमेंट। हाँ करेक्ट, तो वही मैं कह रहा हूं। शर्जील इमाम गया था नहीं गया था, मैं बताता हूं। शाहीन बाग मैं बताता वहां के वीडियो में क्या बोला था, बता दीजिए। मैं बोल लूं ना जरा। जी कि देखिए अब इतनी मुश्किल से तो समय मिला है, इतने हड़बड़ के बाद। तो पहली बात तो ये कि शाहीन बाग में ये स्टेटमेंट्स नहीं हुए हैं, उनके जो गलत स्टेटमेंट्स हैं मैं एक्सेप्ट नहीं करता। अमित शाह ने बोला है कि मैं आ रहा हूं सर, मुझे आने दीजिए, मुझे अपने तरीके से कह लेने दिया, आधा पौना मिनट तो दीजिए जी। तो शर्जील इमाम का जो कहना है मैं उसको कतई एक्सेप्ट नहीं करता, गलत है, अरेस्ट करे भारत सरकार उसको, लेकिन वो शाहीन बाग में नहीं हुआ। आफरीन जो नाम आपने बताया, लेडी ने जो कहा है कि सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, कोई नई बात नहीं है। स्वर्गीय जेटली साहब खुद भाजपा के इतने बड़े नेता रहे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लिए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट पे टिरेनी ऑफ द अनइलेक्टेड रहा है। देखिए वो उन्होंने कहा है, और अरुण जेटली के को मैंने भी अच्छे से पढ़ा है। नहीं, कौन सी स्टेटमेंट अरुण जेटली की? उन्होंने बोला कि आई डोंट ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट, यू टेल मी वेयर इट इज। अनइलेक्टेड ये लीजिए, ये लीजिए, डोंट थ्रो योर फोन, अपना फोन में फेंकिए मेरी तरफ। ना मैं आपको पढ़ाता हूं। अब मुझे बताना जरूरी है कि क्या बोला आफरीन ने। एक सेकंड पढ़िए, आप पढ़े लिखे हैं ना, पढ़िए क्या पढ़ा, क्या बोला। मैं तो एक्सेप्ट नहीं, पढ़िए ना क्या बोला। मैं तो कह रहा हूं आपने अरुण जेटली को वेटरन लॉयर, लेट वेटरन लॉयर को कोट करा कि वो ऐसा करे। एक सेकंड रुकिए, उन्होंने क्या टिरेनी अरुण जी के ऊपर ये डिबेट नहीं है। कोर्ट के लिए कैसे कह दिया उन्होंने? ये कैसे? अरे 2015 में उन्होंने बोला। आप मर्यादा रखिए, हमारा कोई भरोसा नहीं। मर्यादा रखा हूं। ये किसने बोला? आफरीन फातिमा का पढ़िए। तो नहीं एक्सेप्ट करता ना, आप भी पढ़ेंगे शुभुई, ये कागज यहाँ पढ़ा, क्या बोला आफरीन फातिमा में, बताइए निशांत वर्मा को। हमारा कोई भरोसा ही नहीं है किसी चीज पर, सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते, और ये वही सुप्रीम कोर्ट है। आज पता चलता है कि अफजल गुरु का संसद पर हमले में कोई हाथ नहीं था। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो पहले बोलती है कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं था, ताला तोड़ना गलत था, मंदिर मस्जिद गिराना गलत था, और फिर बोलती है कि वहां पर मंदिर बनेगा। किस एजेंसी ने कहा कि अफजल गुरु का हाथ नहीं था, आतंकी अफजल गुरु का हाथ नहीं था सदन पे हमले के? किसने बोला? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अफरीन फातिमा पर क्या कहते हैं? बोलिए। मैं अपने तरीके से जवाब, अपने तरीके से नहीं, फातिमा का स्टेटमेंट गलत है, ये मैं पहले कह चुका हूं, क्यों उसी को रिपीट कर रहे? गलत है अफरीन फातिमा का स्टेटमेंट, और गलत है, अभी जस्टिफाई कर रहे थे। इनकी बराबरी में अरुण जेटली को खड़ा नहीं कर सकते। देखिए आपके समय में बीच में बोला था, शर्जील इमाम को कंडेम किया, फातिमा की स्टेटमेंट को भी कंडेम करिए। अरे आप डेमोक्रेसी के 3 पिलर में से 2 पिलर नकार रहे हैं, ऐसे कैसे पॉसिबल है? डेमोक्रेसी कोई नहीं मानते आप, इसका मतलब तो संविधान को क्या मानते? बोलिए निशांत, और थोड़ा बोल लीजिए आप। अरे नहीं, थोड़ा बोल लीजिए, तो जब मैं बोलूंगा तब बीच में आप नहीं बोलेंगे। मैं कंडेम करूं या ना करूं, आप बीच में नहीं बोलेंगे। भारतीय नहीं है आप, संविधान को नहीं मानते, आप डेमोक्रेसी को नहीं मानते। दिस इज नॉनसेंस। You are actually talking nonsense. कंडेम करिए। You are actually talking nonsense. करिए। मैं करूंगा ना। भाषा की मर्यादा रखिए आप लोग दोनों। देखिए प्रॉब्लम ये है ना कि मुझे बोलने नहीं दिया जाएगा, इन लोगों को बीच में आना है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, अडवाणी साहब ने एक पार्टी बनाई, भारतीय जनता पार्टी। ये शाहीन बाग को तौहीन बाग बोलने वाले, ये जो अचंभित पात्रा नारंगी खटमल पिस्सू हैं नागपुर वाले, नहीं मैं बोलूंगा ये नागपुरी संतरा, ये नागपुरी पिस्सू, ये नागपुरी खटमल, ये जो है, ये अफजल गुरु को क्या बैठा रखा है? नागपुरी खटमल, बड़ी अच्छी बात बोलिए। किन लोगों को आपने बैठा रखा है, सोचिए जरा। किसी का नाम कैसे बदलते हो? महिलाओं को जाहिल बोलता है, दिल्ली शहर के अंदर एक एरिया है शाहीन बाग, आप बताइए कमाल के लोग आपके डिबेट में आज आए हुए हैं, आपको कमाल के लोग आए हुए हैं। ये सारे देशद्रोही आज तिलमिलाए हुए हैं, शाहीन बाग में देशद्रोही तिलमिलाए हुए हैं, इनके भाईजान विरोध हो रहा है, और वो विरोध जायज तरीके से है। और इनकी बहन हाई कोर्ट जब से उसके ऊपर कह चुका है कि दिल्ली पुलिस बात करे, हटाना है ना हटाए, वो जाके बात करे दिल्ली पुलिस। अब दिल्ली पुलिस है, आपने बड़े एक सेकंड आपने बड़े गलत शब्द का इस्तेमाल करा, ये नागपुरी खटमल।
बिल्कुल है ये बहुत गलत शब्द का इस्तेमाल अचंभित करा। पात्रा जो है ये नागपुरी बहुत खटमल बुरे है। शब्द का ये नागपुरी अचंभित खटमल पात्रा नागपुरी खटमल है। नहीं, आप ये शब्द नहीं बोलेंगे, ये शब्द नहीं बोलेंगे, वापस ये लीजिए। दूसरों के लिए Take your word back। नहीं, I object to it। नहीं लूंगा। आप और याद लोग इतना रखना, मर्यादा पूरी भूल चुके हैं बहस के इस लिए। देश के अंदर जो तोड़ने की राजनीति आप लोग कर रहे हैं ये कतई नहीं चलने वाली। कौन जोड़ कौन रहा है, तोड़ कौन रहा है, जोड़ कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी, अरविंद केजरीवाल जोड़ रहे हैं, आपको जैसे कहा, मनीष सिसोदिया जोड़ रहे हैं, देखिए अरविंद केजरीवाल कपिल से सिब्बल जोड़ लेकर रहे के हैं, आम आदमी से लेकर के कांग्रेस पार्टी जो सपोर्ट कर रहे हैं वो अपनी जगह अमीश भाई, सही मुझे है, आप जरा 20 सही सेकंड है। का समय लेकिन दीजिए। मैं आपको बता दूं, क्यों? मैंने अपना वक्तव्य इस तरह नहीं, शुरू वो किया सपोर्ट था करे किसी- कि अटल बिहारी वाजपेयी से लेके जोशी साहब वो से लेके सपोर्ट अडवाणी करे। ने भारतीय जनता आपका पार्टी बनाई शब्द गलत है। थी और ये संबित पात्रा सॉरी अचंबित पात्रा जैसे नारंगी खटमलों ने इसको बदतमीज Mind your जनता language। पार्टी आप बना बहुत- दिया। आप खुद बदतमीजी कर इसको रहे हैं। बदतमीज जनता खुद पार्टी बदतमीजी बना कर रहे हैं दिया। आप, खुद बदतमीजी। मैं तो ऑडियो डाउन करना बदतमीजी पड़ेगा क्या मुझे। करेंगे? I have no इन्होंने option to do अमीश it। भाई- Okay, संबित अमीश पात्रा, भाई, आप ऑडियो मुझे डाउन, आप संबित defense पात्रा, आने दीजिए। संबित पात्रा ऑन स्क्रीन, PCR put is on audio on off now। मुझे सुनिए, मैं PCR defense put is audio on off। हिंदुओं के ठेकेदार संबित पात्रा on screen, no one else। संबित पात्रा respond। Let संबित पात्रा make his point। ऐसे नहीं होता है, इस तरीके से नहीं होता। एक सेकंड, आप शब्दों की मर्यादा रखिए सर। अमीश भाई, इनके आवाज को ये बिहेवियर नहीं है डिबेट का। देखिए अमीश भाई, मैं एक अमीश भाई मैं एक ऑब्जेक्शन लेके आता हूं, आप प्लीज ये ऑब्जेक्शन सुनिए। अभी मैंने यहाँ सोहेब जमाई को सुना, उन्होंने एक महिला को कहा ये दुबई की, ये दुबे की पत्नी क्या बोलेगी, हा हा हा। मतलब एक महिला को यहाँ दुबे की पत्नी कहा जाता है, दूसरी महिला को कहा जाता है ये तो जाहिल की अम्मा है, हमारे को कहा जाता है ये तो नारंगी खटमल है। आप देखिए ये संविधान के प्रतीक को हाथ में पकड़े हुए हैं, तिरंगा को अपने गले में डाले हुए हैं, इनके भाषा को देखिए। इनका भाई कह रहा है आसाम को अलग करना है, इनकी बहन कह रही है सुप्रीम कोर्ट में विश्वास मत करो। ये पूरा का पूरा देखिए प्लीज, इनके मुझे 20 सेकंड बोलने दिया जाए। मैं तो इनको शांति से सुन रहा था, शांति से सुन रहा था अमीश भाई। मुझे मेरी आवाज को आप 20 सेकंड सुन लीजिए, सुन लीजिए मेरी आवाज। अमीश भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इनकी आवाज को कम करिए, 20 सेकंड सुना जाए हमें, हम बहुत तकलीफ में हैं, हमें आप सुने, 20 सेकंड सुने। अमीश भाई पहले ये मैं बता दूं, ये देश का एक इतना बड़ा शो है, एक इतना बड़ा शो है, इसमें एक पैनलिस्ट को कहा जाता है ये तो दुबे की पत्नी है, और फिर भी हम इस पैनलिस्ट को झेल रहे हैं क्यों? एक महिला को यहां कहा जाए कि ये दुबे की पत्नी है और दूसरी महिला को कहा जाए ये जाहिलों की अम्मा है। हम एक नेशनल चैनल में, इतने बड़े चैनल में महिलाओं को इतनी कदर नहीं कर सकते। टोटली दुबे की पत्नी क्या होता है? बिल्कुल मैंने उसी टाइम ऑब्जेक्ट करा, लेकिन क्या करिएगा संबित पात्रा? दुबे नहीं, ऐसे लोगों को निकालकर बाहर फेंकिए डिबेट से। ऐसे लोगों को डिबेट में लाने से हम अपने बच्चों के संस्कारों को बिगाड़ते हैं, बच्चों के संस्कारों को बिगाड़ते हैं। जो महिलाओं का सम्मान करने नहीं, दुबे की पत्नी क्या होती है? व्हाट इज दुबे की पत्नी? क्या यहां बैठी इस पैनलिस्ट का अपना कोई वजूद नहीं है? वो केवल एक दुबे की पत्नी है। और हिंदू की पत्नी होना गलत है क्या? हिंदू की पत्नी होना गलत है क्या? गुनाह है क्या? हिंदू की पत्नी होने से वो कुछ बोल नहीं सकती है? ये किस प्रकार का भाषा है? यूज कर रहे हैं फालतू में खराब करने के लिए। अमीश जी, ये कौन सा तरीका है? किसी ने गलत कहा, अमीश आप जी, 9 बार कहेंगे तो गलत ज्यादा पड़ेगा। एक सेकंड, आपने भी बड़ा गलत बोला निशांत। शोएब जमाई आपका ऑडियो नहीं जा रहा। शोएब जमाई 30 सेकंड। ये भारत के संविधान को हाथ में रख के संविधान तोड़ने की बात करते हैं। कहा कि ये भारत के संविधान को आप पॉल्यूट मत करिए अपने हाथ में लेके, ये पॉल्यूट कर रहे हैं। अमीश जी, संबित आप पात्रा पॉल्यूट ने कर रहे हैं कहा, भारत के संविधान को, आपके हाथों से जहर जा रही है संविधान 30 सेकंड मेरा है। संविधान के अंदर जहर घुस रही है। 30 आप सेकंड संविधान मेरा के है। प्रति को नीचे रखिए क्योंकि उसे जहरीला बना रहे हैं आप। शाहीन आप बाग माफी की मांगिए। औरतों को बिकाऊ आपने औरतों बहन को कहने कहा वाला तू यही दुबे है। की पत्नी है, शाहीन इतनी बाग हिम्मत की है तुम्हारी, औरतों को बिकाऊ इतनी औरतों हिम्मत है कहने वाला दुबे की यही पत्नी संबित होना पात्रा गलत बड़ी है? गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। दुबे की पत्नी होना गलत होता है क्या? इतनी हिम्मत कैसे हो गई आपकी? शाहीन बाग की औरतों की आपने बेइज्जती कैसे कर दी? बिकाऊ औरतें कहा आपने? शर्म नहीं आती आपको? किसने कहा शाहीन बाग की औरतों की? 500 रुपया का किसी ने नहीं बोला बिकाऊ, ये गलत बोल रहे हैं आप। नहीं निशांत, किसने ये बिकाऊ किसी ने नहीं बोला, बिकाऊ किसी ने नहीं बोला। आप ये शब्द नहीं, एक सेकंड, आप अपने ऑडियो डाउन, पीएचडी स्कॉलर हैं आप बिकाऊ औरतें मत बोलिए। शोएब जमाई, एक तरफ असम को तोड़ने का प्लान बना रहे हैं कुछ लोग, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं करें, तीसरी तरफ आप अपना एजेंडा चला रहे हैं। और जो शाहीन बाग के साथ खड़ा है वो सही है, और जो लोग 5 लाख लोग जो डेली तकलीफ में आते हैं वो गलत हो गए। गजब का इंसाफ हो चला इस देश के अंदर कि जो लोग तकलीफ में हैं वो गलत,
जो लोग तकलीफ दे रहे हैं वो सही, ये गजब का हमने संविधान की रक्षा करने का एजेंडा चलाया है। मैं पूछता हूं निशांत आपसे, जिन लोगों को तकलीफ हो रही है, अपोलो अस्पताल की सड़क पर कैंसर के मरीज, हार्ट अटैक के मरीज नहीं जा पा रहे, आप लोगों को, आपको समझ नहीं आता और कहा जा रहा है कि शाहीन बाग जाएं, लोगों को मंत्री जाए शाहीन बाग, उनको मनवाएं और सड़क को खाली करवाएं। दिल्ली पुलिस बात कर रही है, सड़क को कोई खाली करने को तैयार नहीं है और कहा जा रहा है कि शाहीन बाग जाइए। शाहीन बाग के साथ जिसको खड़ा होना खड़ा हो, लेकिन उन 5 लाख लोगों के साथ भी तो खड़ा हो जो डेली मुश्किल सहते हैं। पूरी दिल्ली को जाम कर दिया गया है, किसी के मुंह से उफ नहीं निकलती, उफ नहीं निकलती किसी के मुंह से। आज 40 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, सोचिए 40 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, दिल्ली की एक मेन सड़क बंद है। हरियाणा, यूपी, दिल्ली के लोगों को परेशानी हो रही है। यह सिर्फ दिल्ली की कहानी नहीं है। एक लखनऊ में दुकान खोल के बैठ गए हैं, रात को बिरयानी आती है। मजाक बना हुआ इस देश को इन लोगों ने। एक कहते हैं आसाम को अलग कर देंगे भारत से, उसको भी डिफेंड करा जाता है। एक कहता है एक महिला को, जाहिलों की अम्मा इसी डिबेट के अंदर, और फिर भी बेशर्मी से बोल रहा है लगातार। सोचिए, महसूस करिए, ये देश को क्या बनाना चाहते हैं। मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। टुनाइट आई एम वेरी पेन्ड, मुझे बहुत दुख है आज जिस तरह का काम हो रहा है और जिस तरह से उस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है, एजेंडे के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। शाहीन बाग में जो कुछ हो रहा है वो वाकई इस देश को विचार करने वाला है। मैं ब्रेक के बाद वापस आता हूं। आप देख रहे हैं आर पार, संबित पात्रा में सीधा आपके पास आता हूं।